भारतीय संविधान का निर्माण देख रहे थे ना। चलिए, तो अब हम लोग को देखना है उसमें कहाँ तक क्या बात किए थे, कुछ याद है आपको? कैबिनेट मिशन है ना। चलिए, कैबिनेट मिशन को हम लोगों को क्रिप्स मिशन पूरा नहीं बात किए थे। हाँ, अगस्त प्रस्ताव बताए थे, क्रिप्स नहीं। डिटेल नहीं बताए थे, ठीक। आइए तो क्रिप्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्रिप्स मिशन क्या था, किस प्रकार, तो अगस्त प्रपोजल तक हम लोग देख लिए थे ना। अगस्त प्रस्ताव तक फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम लोग बात कर रहे थे। तो इसमें हम लोग बात कर रहे थे कि भारत का संविधान कैसे कैसे और किन किन परिस्थितियों में बना था, उन सभी चीज़ों पे हम लोग बात कर रहे थे, है ना। तो संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया था जी, और कब तैयार हुआ था? हाँ, मोतीलाल नेहरू ने 1928 में, ठीक है। और किसके अगेंस्ट में तैयार हुआ था? हाँ, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के अगेंस्ट में तैयार हुआ था। साइमन कमीशन कब बना था? कब बना था? 1927 में। कब कब किस डेट को बताए थे ना पिछले क्लास में? हाँ, कब? 8 नवंबर 1927, है ना। 8 नवंबर 1927 को जो है ये बना था, है ना। तो 8 नवंबर 1927 को जब ये बना था साइमन कमीशन, उसके बाद ये इंडिया आया। तो इंडिया कब आया था? 3 फरवरी 1928 को इंडिया आया था। रिपोर्ट कब सबमिट किया था इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को? हाँ, 29 मई 1929 को ब्रिटेन गवर्नमेंट को इसने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया था, ठीक है। सबसे पहले किस व्यक्ति ने संविधान सभा की मांग की थी? गुड। किस पार्टी के नेता थे? गुड, कम्युनिस्ट पार्टी के। कांग्रेस ने कब सबसे पहली बार अपने मंच से संविधान सभा का डिमांड किया था? 1935 में, बिल्कुल, गुड। अच्छा, और नेहरू जी ने किस अधिवेशन में कहा कि भारत की संविधान सभा सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी जाएगी? हाँ, हरिपुरा अधिवेशन 1938। एडल्ट एज फ्रेंचाइजी के बेस पर जो इलेक्शन की बात की थी वो कब की गई थी? गलत लिखा हुआ है। 1935 में पहली बार कांग्रेस ने डिमांड किया था, ठीक है। और 1938 में कांग्रेस के मंच से ये कहा गया कि एडल्ट एज फ्रेंचाइजी के बेस पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होगी, ठीक है। चलिए, तो ये सब चीज तो हम लोग देख लिए थे ना। तब हम लोग को इसके आगे देखना था, ठीक है। तो इसके आगे क्या देखना था? क्रिप्स मिशन, है ना। अगस्त प्रस्ताव भी देख लिए थे कि अगस्त प्रस्ताव पहला ऐसा प्रस्ताव था जिसमें अंग्रेजों ने स्वीकार किया कि भारत के लिए संविधान सभा बनाई जाएगी, है ना। ये पहली दफा अंग्रेजों ने एक्सेप्ट किया। इससे पहले अंग्रेज ये एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, है ना। और वो भी एक्सेप्ट क्यों किया? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और वो चाहते थे कि सेकेंड वर्ल्ड वार में भारत सपोर्ट करे, है ना। इसके लिए उन्होंने ये किया था, ठीक है। तो चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्रिप्स मिशन।
क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन में 3 लोग थे, है ना, कौन कौन से? एक तो हाँ बिल्कुल, एक तो स्टॉफर्ड क्रिप्स ही थे, है ना, और एक था एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस, ये 3 लोग थे। और ये 1942 में इंडिया आया, ठीक है। और उस समय ब्रिटेन में जिस पार्टी की सरकार थी वो कौन सी पार्टी थी? कंजर्वेटिव पार्टी, है ना। 1942 में ब्रिटेन में जिस पार्टी की सरकार थी वो थी कंजर्वेटिव पार्टी, और कंजर्वेटिव पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? विंस्टन चर्चिल। गुड, ठीक है। तो 1942 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर थे चर्चिल। ओके, कोई दिक्कत? तो यही इसी समय यह जो है वो कमीशन इंडिया आया, चर्चिल ने भेजा। और चर्चिल ने इसलिए भेजा कि भारतीयों को समझाया जाए कि ये ज्वाइन करे, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों को सपोर्ट करे और उनका समर्थन करे। लेकिन क्रिप्स मिशन असफल हो गया था, फेल हो गया था, इसमें भारतीयों ने इनका साथ नहीं दिया। कारण क्या था? तो यहां इन्होंने ये डिमांड किया कि आप जो है वो क्या करें, मतलब भारतीयों से उन्होंने डिमांड किया, भारत ने डिमांड किया कि आप बताइए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनेगा। अगस्त प्रपोजल में तो उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया कि बनेगा, लेकिन डेट नहीं बताया, टाइम नहीं बताया कि कब होगा। तो कहते हैं ना कि एक बार जो आदमी धोखा खा लेता है वो दोबारा धोखा खाने के लिए तैयार नहीं रहता है, हालांकि बार बार खाता है ना। कुछ लोगों का तो ऐसा आदतें बन जाता है, 1-2 बार जब मिलता है ना तो सोचता है कि अब नहीं, है ना, सोचता है अब नहीं करूँगा ना, ये लास्ट था। लेकिन जैसे 2-3 महीना बीतेगा पुराना वाला याद कमजोर हो जाएगा, मतलब उधर जो पिटाए थे वो वाला मामला सब भूलेगा, तो फिर 2-3 महीना के बाद आपका वही रहन जो है सो शुरू हो जाएगा, है ना। तो आदमी याद नहीं रख पाता है, और याद रखता है तो फिर सोचता है कि अच्छा कोई बात नहीं, पीछे बैड एक्सपीरियंस था, रिसर्च करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या पता कुछ अच्छा एक्सपीरियंस आ जाए, है ना। तो हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में धोखा खाए हुए थे। अंग्रेजों ने जितना सारा वादा किया था उसमें से कोई वादा पूरा नहीं किया। और देखिए हिंदी सिनेमा में वो गीत है, वादा तो टूट जाता है ना। कोई आदमी अगर आपसे वादा कर रहा है तो आप पहले कह दीजिए, या अपने आप को कम से कम समझा के रखिए, खुद को समझा लीजिए, दूसरे को क्या ही समझाना, क्योंकि दुख तो खुद ही को होता है ना। जब कुछ टूटता है, नहीं मिलता है, तो खुद को समझा लीजिए कि भाई ठीक है, सामने वाला अपनी खुशी के लिए वादा कर रहा है तो ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन मैं मेंटल तौर पे प्रिपेयर हूं कि ये तो टूटना ही है, ये तो खत्म होना ही है, ये यूनिवर्सल चीज नहीं है। तो हम धोखा खाए हुए थे, अंग्रेजों ने बहुत अच्छा अच्छा वादा किया था, अभी भी वादा कर रहे थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम सब ठीक कर देंगे, लेकिन कुछ भी ठीक होने वाला था नहीं। तो हमने कहा कि नहीं, इस बार केवल वादा से काम नहीं चलेगा, एक्शन दिखाना पड़ेगा। भले सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है तो क्या हुआ, आप बताइए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनेगा, कब से काम शुरू होगा, ये डेट बता दीजिए, ठीक है। तो हम विचार करेंगे कि हम आपको सपोर्ट करेंगे अथवा नहीं करेंगे। इसके अलावा भारतीयों के सामने एक और दुविधा थी, क्योंकि हम लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। समुद्र पार जाना भारत की संस्कृति के खिलाफ उस समय माना जाता था। उस समय कहा जाता था कि समुद्र पार जाने से आदमी का धर्म नष्ट हो जाता है ना। तो एक प्रकार से एक ये परंपरा भी थी, या एक प्रकार की मान्यता थी, जो कि ठीक तो नहीं थी, लेकिन उस समय के लोग मानते थे। तो इस वजह से भी तैयार नहीं थे कि अंग्रेज हमें पथभ्रष्टता का शिकार बना देंगे। तो डेट नहीं पता होने की वजह से कांग्रेस जो है इस बार इस भुलावे में नहीं आना चाहती थी कि क्या कि मतलब वो सपोर्ट कर दे। तो इसलिए कांग्रेस ने कहा कि भाई हम सपोर्ट आपको नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब नेहरू ये क्रिप्स जो था वो गांधी जी से मिला, है ना, गांधी जी से मिला,
गांधी जी ने कहा कि भाई पहले पिछला बार तो तुम लोग हमको कैसर हिंद का उपाधि दे दिया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गांधी जी को कैसर हिंद का टाइटल मिला था। इसके अलावा गांधी जी को सार्जेंट कहा गया था। सार्जेंट क्यों कहा? गांधी जी ने खुद ही लोगों को प्रोत्साहित किया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों को सपोर्ट करो, इसलिए गांधी जी का भी सब उपाय किया था बाद में, है ना। गांधी जी बहुत बार धोखा खाए अंग्रेज सबसे। गांधी इरविन समझौता कर लिए, आज सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लिए, आज चल गए समझौता करने के लिए ब्रिटेन। वहां क्या हुआ? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारी बेइज्जती हुई, है ना, और वहां पर लेके आ गया कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचाट। गांधी जी खुश नहीं थे, नाराज होकर के चले आए। आकर के फिर यहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू किया, तो इस बार अंग्रेज सब पकड़ के जेल में बंद कर दिया, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि गांधी जी तो खैर बार बार धोखा खाए हुए थे, लेकिन हाँ, गांधी जी वैसे आदमी थे कि धोखा खाते थे लेकिन सफलता भी प्राप्त करते थे, है ना। चंपारण सत्याग्रह हो, खेड़ा सत्याग्रह हो, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हो, गांधी पहला व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों को झुकाया, अंग्रेजों से अपना बात मनवाया, अन्यथा उससे पहले कोई अंग्रेजों का अपना बात मनवा नहीं पाया था, है ना। तो यहां पर जो है गांधी जी जो है क्या कहे? गांधी जी ने कहा है कि भाई देखो, ये मतलब पोस्ट डेटेड चेक कह दिया गांधी जी ने। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक। गांधी जी का कहना था कि ये ऐसे बैंक का नाम चेक है जो कब के दिवालिया हो चुका है, माने जिस बैंक के पास खुद ही पैसा नहीं है वो आपको भुगतान कर रहा है, वो कह रहा है कि हम आपको पैसा दे देंगे, चेक पर चेक काटे जा रहा है, तो सब चेक क्या होगा? ब्लैंक चेक होगा, 1 रुपया नहीं मिलेगा। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो अंग्रेज खुद ही फंसे हुए थे, खुद ही डर था कि निकलेंगे कि नहीं, बचेंगे कि नहीं, और हमसे वादा कर रहे थे कि हम क्या कर देंगे, हम चीजों को ठीक कर देंगे, है ना। तो ये ठीक होने वाला था नहीं, तो इसलिए गांधी जी ने इसको रिजेक्ट कर दिया। नेहरू जी ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया, गांधी नेहरू दोनों रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि दोनों को लगा कि भाई ये जो है सो गलत है, ये ठीक चीज नहीं है, मतलब ये हमको फिर से एक बार भुलावे की चीज है। उसके बाद जब नेहरू और गांधी ने रिजेक्ट कर दिया, मतलब ये कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया, तब क्रिप्स कहां गया? मुस्लिम लीग के पास गया। तो जब मुस्लिम लीग के पास गया तो मुस्लिम लीग ऐसा प्रश्न पूछा जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, है ना। आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछ दिया, सिलेबस में चर्चा नहीं था, पूछ दिया कि पाकिस्तान कब बनेगा। अब बताइए, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आएगा तो विद्यार्थी पगलाएगा कि नहीं पगलाएगा, है ना। तो उधर वो तो बेचारा तैयारी करके आया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल करने के लिए, आज सवाल आ गया उसके सामने पाकिस्तान वाला, है ना, कि पाकिस्तान को कब दीजिएगा। तो उसने कहा कि देखिए ये तो हमारे लिस्ट में नहीं है कि हम कब देंगे, लेकिन हाँ इतना वादा करते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तो पाकिस्तान भी बना देंगे, ठीक है, या पाकिस्तान के बारे में विचार करेंगे कम से कम। तो जिन्ना ने देखा कि उधर कांग्रेस रिजेक्ट कर दिया है, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और हम अकेला अगर बुर्बक बन गए तो सब हमारा मजाक उड़ाएगा, इसलिए अच्छा है कि हम भी रिजेक्ट ही कर दे। तो जिन्ना ने भी रिजेक्ट कर दिया, और क्रिप्स मिशन का कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकला। क्रिप्स मिशन अपना वापस फेल होकर के इंडिया से चला गया, भारतीयों का समर्थन भी नहीं मिल पाया, ना कांग्रेस ने सपोर्ट किया, ना मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया, किसी ने इसको सपोर्ट नहीं किया, और यह वापस चला गया, ठीक है, क्लियर है। तो क्रिप्स मिशन से कोई खास जजमेंट नहीं आ पाया, और तब तक क्या हुआ कि यहां पर आपको आप देखेंगे भारत में, वर्ल्ड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ जब अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त, है ना। 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945। ओके, क्लियर है। तो 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने क्या किया? परमाणु बम गिरा दिया हिरोशिमा और नागासाकी पर, जो कि जापान में पड़ता है, और उसी के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, ठीक है। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो गया तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि अब ब्रिटेन जीता हुआ गुट में जरूर था, लेकिन एक्चुअल में हार गया था। तो अब 2 ताकतवर राष्ट्र उस समय उभरे पूरे वर्ल्ड में, एक तरफ अमेरिका और एक तरफ सोवियत संघ।
दोनों ने मिल करके प्रेशर बनाया ब्रिटेन पर कि जितना देश को तुम गुलाम बना करके रखे हो सबको रिलीज करो, सबको छोड़ो, अब किसी को कोई कॉलोनी बना करके नहीं रखेगा। और ब्रिटेन पर सोवियत संघ और अमेरिका का जब संयुक्त दबाव बना, तब ब्रिटेन क्या किया कि तब ब्रिटेन जो है वो अपना कैबिनेट मिशन प्लान जो है ना, कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो इंडिया भेजा मई 1946। ठीक है, देख लेंगे कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, मई 1946 कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, अब देखिए कैबिनेट मिशन प्लान कैसे आया, तो तीनों के संयुक्त दबाव पर, है ना, मतलब दोनों के संयुक्त दबाव पर, ब्रिटेन और अमेरिका और रशिया के दबाव पर। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान जब इंडिया आया तो सरकार बदल गया था, ब्रिटेन में सरकार बदल गई थी और ब्रिटेन में सरकार आ गई थी लेबर पार्टी की। ठीक है, 1946 में ब्रिटेन में सरकार बदल गई थी और सरकार आ गई थी लेबर पार्टी की, और लेबर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे और उनको जो है वो क्या हुआ, वहां पर प्रेशर दिया गया। ठीक है, क्लीमेंट एटली को जो है क्या किया गया कि प्रेशर दिया गया कि भाई अब भारत को रिलीज करिए। तो क्लीमेंट एटली ने जो कैबिनेट मिशन प्लान भेजा, इस कैबिनेट मिशन प्लान में भी वही 3 लोग थे जो 3 लोग क्रिप्स मिशन में थे। ठीक है, मतलब कि यही 3 लोग, स्टॉफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर एंड पैंथिक लॉरेंस, यही 3 लोग कैबिनेट मिशन प्लान में भी थे, लेकिन अध्यक्ष बदल गया था, चेयरमैन बदल गया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन में चेयरमैन था स्टॉफर्ड क्रिप्स, लेकिन कैबिनेट मिशन में चेयरमैन था पैंथिक लॉरेंस। ठीक है, क्लियर है? तो कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? पैंथिक लॉरेंस। और इसमें जो है वो ये 3 लोग थे, है ना, जो पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये 3 लोग कौन कौन थे? क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस, और पैंथिक लॉरेंस इसमें अध्यक्ष था। ठीक है, समझ में बात? चलिए अब देखिए, जब ये कैबिनेट मिशन आया तो आपसे पूछा जाता है कि भारत के संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो कैबिनेट मिशन ने। लिख लेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्ट मेकिंग बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्ट मेकिंग बाय द थैंक यू मेकिंग बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। भारत के संविधान सभा का प्रारूप कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनाया गया। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत के संविधान सभा का प्रारूप बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो ड्राफ्टिंग हुआ वो किसके द्वारा हुआ? तो कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा हुआ। ठीक है, अब देखिए यह जो कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 में, यह कैबिनेट मिशन पूरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, संविधान सभा था, वो कैसा होगा, कितने लोग होंगे, कैसे चुनाव होगा, पूरा का पूरा प्रक्रिया जो है वो कैबिनेट मिशन के तहत ही तैयार किया गया। ठीक है, और इसने कहा कि भाई अब चुनाव हम अपने प्रोसेस के हिसाब से
कराएंगे। आपको ध्यान रखना है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो इनडायरेक्टेड इलेक्टेड बॉडी थी, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संस्था थी। मतलब कि प्रत्यक्ष तौर पर जनता ने उसको नहीं चुना था, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपुल। तो क्या हुआ था कि जो पहले से चुने हुए लोग थे वही लोग चुने थे संविधान सभा के लोग, क्योंकि 46 ऐसा समय था देश में कि देश पार्टीशन के दौर से गुजर रहा था, देश में विभाजन चल रहा था, और विभाजन के दौर में यह मुश्किल था कि चुनाव कराया जा सके, चुनाव कराना काफी मुश्किल था। इसलिए यह दायित्व दिया गया, इसलिए यह काम दिया गया कि भाई आप क्या करें, तो यहां पर यह दायित्व दिया गया, यह सौंपा गया दायित्व कि आप जो है सो इनडायरेक्टली इलेक्शन करा लें। तो ध्यान रखेंगे कि भारत की संविधान सभा भले ही अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संस्था थी, लेकिन बावजूद उसके वो भारत की समस्त तात्कालिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती थी। मतलब ऐसा नहीं था कि अगर चुनाव नहीं हुआ डायरेक्टली तो जिसका मन वो आ गया, नहीं, बराबर का रिप्रेजेंटेशन सबको दिया गया। अगर भारत में उस समय जो भी जातियां, उपजातियां, धर्म संप्रदाय के लोग रहते थे, उन सबका रिप्रेजेंटेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में था। ऐसा नहीं था कि अपने मर्जी से कोई उठ करके चला गया या कुछ भी हुआ। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन प्लान ने कहा कि भाई संविधान सभा में जो टोटल सीट होगा, जो टोटल सीट होगा वो होगा 389। ठीक है, 389 लिख लेंगे। टोटल सीट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 389। ठीक है, ठीक है, सुने हैं ना जी आप लोग? हैं? नहीं सुने हैं? अरे भोजपुरी का पहला रैप सॉन्ग है। नहीं सुने हैं आप लोग? हाँ, बहुत पहले आया था, लेकिन मेरे तक बहुत लेट से पहुंचा, हम बहुत लेट से सुने। ठीक है, ठीक है, वो गीत आया था ना जी? हाँ, ठीक है। हमको अब मेरा आदत था ही ठीक है बोलने का, ठीक है ना। आई गीतवा जब आया था ना तो हम सुने नहीं थे कि ये गीत कोई आ गया है। ठीक है, तो अब ऐसा ही हम अपना पढ़ाते थे, अब पढ़ा के बोलते थे ठीक है, उससे बच्चा बोलता है ठीक है सर ठीक है। हमको समझ नहीं ये लोग इतना रिपीट ठीक है काहे कर रहा है भाई। बाद में हम मैनेजमेंट टीम से बात की जी, तो हम एक बार ठीक है पूछते ही सब 5 बार कुछ ज्यादा समझ रहा है कहा कि ठीक है बार बार कर रहा है। तब वो बताया कि सर ये बात नहीं है, एगो गीत आया हुआ है ना। आप यहीं के जिला से एगो सिंगर है खेसारी लाल, है ना, तो खेसारी वो गीत गाया है ठीक है, वही सबके दिमाग पर चढ़ गया है। फिर उस दिन हम उस गीत को सुने, पूरा सुनते हैं क्या है, तो उसमें कोची कहता है नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे, ठीक है। अभी सोचिए कि जो पहला ही कह रहा है कि नून रोटी खाएंगे, वो भीख मंगवा देगा? नहीं मंगवा देगा। यही दिक्कत है सब चीज में ना, आदमी को रियलिटी समझ में नहीं आता है, वास्तविकता नहीं समझ में आता। अरे भाई नून रोटी खा के कोई कितना दिन तक जिएगा जी? जिएगा। आज महत्वाकांक्षी दुनिया है, हर लोग आप में क्वालिटी चाहता है, इंप्रूवमेंट चाहता है, जीवन को बेहतर तरीके से जीने का प्रयास करना चाहता है। उसमें आप किसी को कहिए कि नून रोटी खाएंगे लेकिन संग ही रह लेंगे, कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है, कमिटमेंट है, मैंने ठीक है, तो भाई कमिटमेंट करो ना, कमिटमेंट करो कि तुमको बुर्ज खलीफा दिला देंगे, क्या दिक्कत है? वो भी है ना, वही मैं तो बताना चाह रहा हूं, मैं वही समझाना चाह रहा हूं कि ये कौन गाया, ये पंजाब वाला सब गाया, ये पंजाबी सॉन्ग है ना, जो बुर्ज खलीफा दिलाने का बात करते हो पंजाबी सॉन्ग है। मतलब बिहार के गीत में भी बिहार की आर्थिक बदहाली दिखती है, अब पंजाब के गीत में भी उसकी आर्थिक संपन्नता दिखती है। वो कहता है कि लंबरगिनी मंगा देंगे, है ना, लंबरगिनी खरीदने में हालत खराब हो जाएगा, है, मोटिवेशन हाई है,
कलाम साहब क्या कहते हैं अपने थियरी में? कलाम साहब तो यही कहते हैं कि भाई सोच ऊपर का रखो, है ना, सपना बड़ा देखो, बड़ा सपना देखोगे तो प्राप्त करने के लिए बड़ा मोटिवेशन अंदर आएगा। अब सपने देख रहे हैं नून रोटी वाला, तो मन में आएगा कि कोई बात नहीं, नून रोटी का ना बात है, बेरोजगारों रहेंगे तो चलिए जाएगा काम, है कि नहीं? कहने का मतलब ये है कि गाना में भी क्या होना चाहिए? मोटिवेशन होना चाहिए। गाना आपकी आइडेंटिटी है, फिल्म है या गाना ही आपके समाज का क्या है? परिचय है। तो उसमें आपको उसको बढ़ा चढ़ा के दिखलाना चाहिए, सब चीज नहीं दिखलाना चाहिए, है ना। पंजाब हरियाणा वाला को देखिए वो लोग किस प्रकार से दिखलाता है, किस प्रकार से करता है ना। उस सबके जितना भी सॉन्ग होगा, सारा सॉन्ग में महंगी महंगी गाड़ियां होंगी, है ना, महंगा महंगा जो मतलब जो वर्ड्स हैं वो सब भी रखता है वो लोग, जिससे देखने से ही आपको मोटिवेशन मिलता है। यहाँ पे ठीक है, एक प्रकार से ये शर्त है कि भाई हम क्या करेंगे, तो हम इस प्रकार का माहौल बनाएंगे कि किसी भी सिचुएशन में जी लेंगे। भाई ऐसा सिचुएशन ही मत आने दो जीवन में, कैसा सिचुएशन आए, अपने आप को इस लेवल पर लेकर के जाओ कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं हो। जैसे कि हवाई जहाज, आप सवाल पूछता रहता है ना कि हवाई जहाज किस मंडल में अच्छा से उड़ता है, तो कौन सा मंडल है? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। हम लोग किस मंडल में रहते हैं? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर। तो हम लोग में के मंडल में मौसम संबंधी सारी घटनाएं घटती हैं, बरसात होता है, कुहासा होता है, बादल होता है, सब होता है। हवाई जहाज चल जाता है सबसे ऊपर, अब उस पर मौसम संबंधी घटना का कोई असर नहीं पड़ता है। तो मनुष्य को भी अपना जीवन ऐसे ही बनाना चाहिए। अब आप बन जाइए कलेक्टर, आपके जीवन में कोई समस्या रह जाएगा जी? निजी जीवन में तो कोई समस्या नहीं रह जाएगा। अब एक आध दुगो अगर आप खुद को बर्बाद करके रखे हुए हैं, है ना, कहीं पर कोई मामला आपका गंभीर है, तब उसमें कौन आपको बता, उसको ईश्वर भी नहीं बचा पाएंगे, है कि नहीं? लेकिन सामाजिक तनाव या सामाजिक डर भय आपका खत्म हो जाता ही नहीं होता है। आप इतना बड़े पोजीशन पे चल जाते हैं कि आपका दुश्मन भी आपका मित्र बन जाता है। वो सोचता है कि हम इससे क्या बोलेंगे, है ना। आपका सबसे बड़ा दुश्मन सबसे पहले आपको माला पहनाने आता है कि भाई चलो, दूर का रिश्तेदार होगा तब वो कहेगा कि हम जानते हैं, है ना। दूर का रिश्तेदार होगा, जिससे कहियो आपका मीटिंग नहीं हुआ होगा, फिर भी कहेगा कि मेरे मौसी के लड़का का भतीजा का फूफा का लड़का है। इतना दूर का रिश्ता जोड़ देगा, अब बता देगा कि वो कलेक्टर हुआ है। क्यों? क्योंकि उससे उसका भी रुतबा बढ़ जाएगा, क्योंकि उससे उसका भी क्या हो जाएगा? सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी इस वजह से। तो वैसे होता है। तो ये सब चीज में भी क्या होता है, अपने आप को इस लेवल पर लेकर के जाकर रखिए कि कोई समस्या जो है वो आपको बहुत ज्यादा परेशान ना कर पाए, है ना। उस हिसाब से लाइफ को जो है वो तैयार करना होता है, उस हिसाब से लाइफ को जो है सो आपको प्रोटेक्ट करना होता है। खैर, तो टोटल सीट जो फिक्स हुआ वो कितना हुआ? 389। ठीक है, 389 सीट को कैबिनेट मिशन ने 3 भागों में बांट दिया। लिख लेंगे कि दिस सीट आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, है ना। इस सीट को 3 भागों में बांट दिया गया, डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। ठीक है, इस सीट को क्या कर दिया गया? 3 भागों में बांट दिया गया। अब ये 3 भाग कौन कौन सा हुआ जी? तो एक तो हो गया, नहीं हो, कांग्रेस नहीं हो तो अभी तो सीट के ना बात कर रहे हैं। हाँ, सीट के बाद देखिए कैसे हुआ। पहले तो हुआ 292 सीट, फिर हुआ 93 सीट, और फिर हुआ 4 सीट। आई थिंक सब जोड़ देंगे तो टोटल 289 हो जाएगा, 389 हो जाएगा ना। अब देखिए इसमें क्या हुआ। 389 सीट में लिखेंगे कि 292 मेंबर्स, 292 सदस्य, संविधान सभा में 292 सदस्य, 292 मेंबर्स were elected from British province, were elected from British province। संविधान सभा के 292 सदस्य, संविधान सभा के 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित होने थे। ठीक है,
निर्वाचित होने थे। 292 मेंबर्स वेयर इलेक्टेड फ्रॉम ब्रिटिश प्रोविंस, ठीक है, ब्रिटिश प्रांत, यानी कि भारत में वैसा वैसा क्षेत्र जहां सीधे ब्रिटेन का कंट्रोल था, तो वहां से 292 सदस्य चुने जाने थे, यानी उन पर चुनाव होना था, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे 93 मेंबर्स, लेंगे 93 मेंबर्स वेयर नॉमिनेटेड फ्रॉम, 93 members were nominated from various princely states। 93 सदस्य देसी रियासतों से मनोनीत होने थे। 93 सदस्य देसी रियासतों से मनोनीत होने थे, ठीक है, ओके। 93 सदस्य देसी रियासतों से मनोनीत होने थे, है ना। एंड 4 मेंबर्स, और 4 सदस्य, एंड 4 मेंबर्स वेयर इलेक्टेड फ्रॉम ब्रिटिश कमिश्नरी एरिया, एंड 4 मेंबर्स वेयर इलेक्टेड फ्रॉम ब्रिटिश कमिश्नरी एरिया, और 4 सदस्य ब्रिटिश आयुक्त क्षेत्र से निर्वाचित होने थे। हो गया, 389 सीट का क्लैरिटी मिल गया कि 389 सीट को कैसे बंटवारा किया था कैबिनेट मिशन ने। उसने कहा कि 389 में से 292 लोग का चुनाव करेगा कौन? ब्रिटिश प्रांत के लोग, ठीक है। 93 सदस्य का चुनाव नहीं होगा बल्कि मनोनयन होगा। मनोनयन का मतलब होता है, नॉमिनेशन का मतलब होता है कि राजा जिसको कह देगा कि ये आदमी हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, यही जाके संविधान सभा में बैठेगा, वही मान लिया जाएगा, ठीक है। आज 4 सदस्य और निर्वाचित होंगे ब्रिटिश कमिश्नरी एरिया से, जैसे कि दिल्ली से, कुर्ग से, बलूचिस्तान से और अजमेर से, है ना। ये 4 क्षेत्र से निर्वाचित होने थे, ठीक है। तो टोटल कितने निर्वाचित होने थे जी? है? टोटल इसमें से कितने निर्वाचित होने थे? 296, 296, है ना। 389 तो टोटल सीटें है, इसमें से 93 को आएगा मनोनीत करके, 296 को आएगा चुन करके, 292 या 4 को ही जोड़ देंगे तो 96 हो जाएगा ना। क्लियर है? अब लिख लेंगे कि संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। मतलब एक मेंबर जो है, 1 मेंबर रिप्रेजेंट 10 लाख पीपुल्स। एक सदस्य जो था वो कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था? 10 लाख, है ना, 10 लाख, ठीक है। 10 लाख की जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता था एक सदस्य, ओके। अभी मैंने बताया ना, दिल्ली था, कुर्ग था, बलूचिस्तान और अजमेर, बिल्कुल गुड, ठीक है। अजमेर, कुर्ग, हाँ, ये आपको बलूचिस्तान में ही क्षेत्र पड़ता है। बलूचिस्तान जो है अभी जहाँ पे लोग भारत में आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, है ना, ये वहीं पड़ता है, ठीक है। कमिश्नरी क्या होता है कि जैसे कि आज का यूटी के सेंसिटिव जोन, ऐसा जगह जहां पर कभी भी विवाद हो सकता है या एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, उसको कमिश्नरी के क्षेत्र में रखा जाता था, ठीक है। जैसे कि अभी चंडीगढ़ क्या है? यूटी है। तो चंडीगढ़ यूटी क्यों है? क्योंकि हरियाणा कहता है कि चंडीगढ़ मेरा है, पंजाब कहता है कि चंडीगढ़ मेरा है, तो दोनों लड़ जाएगा।
तो दोनों का लड़ाइया बचाने के लिए भारत सरकार कहती कि ना ये तोर है ना तो ये हमर है ना। तो जहां जहां सेंसिटिव जोन है, जहां जहां विवादित क्षेत्र है, उस क्षेत्र को ठीक तरीके से प्रॉपर रूप से कंट्रोल करने के लिए अंग्रेज सब क्या कर लिया था, कमिश्नरी बना दिया था, जहां पे स्पेशल एक गवर्नर होता था जो उस क्षेत्र को देखता था, कंट्रोल करता था। ठीक है, चलिए, तो 292 मेंबर्स, 93 एंड 94 और ये 4 मेंबर्स इस प्रकार से थे। एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। ठीक है, और जो चुनाव हुआ था ये जुलाई से लेकर के सितंबर के महीने के बीच हुआ था 1946 में, जुलाई से सितंबर के बीच हुआ था। और उस समय के 2 प्रोमिनेंट लोग, 2 प्रसिद्ध लोग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। वो 2 प्रोमिनेंट लोग कौन कौन से थे? और एक कौन? जिन्ना, बिल्कुल गुड, जिन्ना। 2 लोग थे, गांधी एंड जिन्ना डू नॉट पार्टिसिपेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जिन्ना और गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे या संविधान सभा में शामिल नहीं थे। ठीक है, ओके, चलिए, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संस्था थी, है ना, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी। अब देखिए, जब चुनाव हुआ तो चुनाव कितना सीट पर हुआ जी? 296 सीट पर, है ना। तो 296 सीट का क्या हुआ, वो रिजल्ट आया। और जब रिजल्ट आया इस चुनाव का, तो रिजल्ट में क्या हुआ कि 208 सीट कांग्रेस जीत गई। 296 में से 208 कांग्रेस। अब जब कांग्रेस इतना सीट जीत गई, बस तबीयत खराब हो गया। किसका? मुस्लिम लीग का, जिन्ना साहब का। जिन्ना को लगा कि भाई तो ये तो 2/3 बहुमत में आ गया। ये तो अब संविधान सभा में कोई काम होगा तो मेरा तो कोई वैल्यू नहीं होगा। ये लोग बहुमत के आधार पर जैसा चाहे वैसा संविधान बना लेगा। तो जिन्ना को कितना सीट आया था? 73, बिल्कुल गुड। मुस्लिम लीग को जो था वो 73 सीट आया था, और 15 सीट जो था वो अदर्स के खाते में गया था। तो 208 सीट जीत गई थी कौन? कांग्रेस। 73 सीट मुस्लिम लीग और 15 सीट अदर्स। मुस्लिम लीग को हो गया पेट में दर्द कि भाई अब हमारा बात तो कोई सुनेगा नहीं। तो वो सुने होंगे आप लोग, अब तो आजकल बीपीएससी के लिए सब तो कोटेशन आपको सुनना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। हालांकि कोई बात नहीं, आप लोग तो यूपीएससी के विद्यार्थी हैं ना, आपको उतना टेंशन नहीं लेना है। बीपीएससी वालों के लिए दिक्कत हो गया। अभी इस बार देखे होंगे जो निबंध का पेपर आया था, तो 2-3 तरह का निबंध बीपीएससी पूछ रही है, जिसमें 2 यूपीएससी मॉडल पे है। यूपीएससी 2 जैसे पूछती, यूपीएससी एक पूछती है मूर्त और एक पूछती है अमूर्त। बीपीएससी ने वैसा ही किया, लेकिन एक बीपीएससी ने और पूछा इस दफा, जो आगे भी पूछेगी। वो क्या पूछा? तो वो पूछा उसने बिहार स्पेशल, मतलब बिहार से संबंधित जो लोकोक्तियां होती हैं वैसा, और उस लोकोक्तियों की व्याख्या करना और उस पर आपको ठीक तरीके से ये रखना है ना। देखो आप लोग सुने होंगे ना कि अगला खेती आगे आगे, पिछला खेती भागे जोगे। ये पूछे हुए था, इस बार पूछे हुए था। ये मूस मोटाई हैं, लोढ़ा हुई हैं, हाँ, ये भी पूछा हुआ था, है ना। तो इसलिए इस तरह के कोटेशंस तो अब काम, तो यहां पे जो नेहरू जी ने कहा उसमें कह सकते हैं एक मुहावरा कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, है ना। आप खुद ही ठीक से मुद्दा जनता के पास लेकर के नहीं गए। आप चुनाव में कम सीट दी, इसमें दूसरा का थोड़े कोई दोष है।
है कि नहीं। अब अभी देखिए, एक हम लोग के यहाँ ईवीएम पर हमेशा सवाल उठता है, इस सब पर मेंस में भी यूपीएससी सवाल पूछती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ईवीएम, विपक्ष चाहे जोर है, अभी ये विपक्ष में, कभी ये लोग भी विपक्ष में थे जो अभी सत्ता पक्ष में है, तो विपक्ष में जो भी रहता है वो जब चुनाव हार जाता है ना, तो उसका सबसे आसान ठिकाना होता है ईवीएम। वो अपना जिम्मेवारी नहीं लेगा कि हम अपने वजह से हारे, उसने कहा कि ईवीएम खराब थे, ईवीएम में सेटिंग है। तो भाई कर्नाटक में कौन सेटिंग था? अभी कर्नाटक में तो कांग्रेस जीत गई चुनाव, तो अब मानेगी कि ईवीएम में दिक्कत था, ईवीएम में गड़बड़ी था। दिल्ली में केजरीवाल जीत गए, मानेंगे कि ईवीएम गड़बड़ी था? नहीं मानेंगे। तो यहां वही बात है, पंजाब में जीत गए बिल्कुल, तो मानेंगे कि गड़बड़ था? नहीं मानेंगे ना। तो कहने का मतलब वही बात है कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा का मतलब आप खुद आपको नहीं समझ है कि आपको किस तरह से मुद्दे रखने हैं, किस तरह से जनता से कनेक्ट करना है, तो आप चुनाव हारेंगे ही। और जब चुनाव हारेंगे तो उसका आप जाकर के ठिकड़ा फोड़ देंगे ईवीएम के ऊपर। जहां जीत जाएंगे वहां कहेंगे कि नहीं, ये हम अपने वजह से जीते हैं, अपनी क्वालिटी जीते। तो अगर आप जीत का श्रेय ले रहे हैं तो हार का श्रेय भी आपको स्वयं लेना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। गांव में होता ना जी, बेटा हो तो हमार, बेटी हो तो तोहार, नहीं होता है गांव में, है? गांव में अभी भी सब डिस्क्रिमिनेशन रखता है। अब देखिए, जब सबसे ज्यादा दिक्कत समाज के लोग को होता है, किसी को लड़की हो जाएगी ना तो वो बेचारा खुश है, वो कपल खुश है, कोई बात नहीं, लड़की है क्या दिक्कत है। सामने वाला क्या कहेगा? ज्यादा कोनो बात नहीं है, पहले ही सिंपैथी दिखाने आ जाएगा। जबकि माता पिता को कोई खास दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो मिल गया ईश्वर की कृपा से उनको ठीक है, लेकिन समाज ऐसा बर्ताव करेगा, वो अपने कहेगा अच्छा ठीक है, इस बार कोई बड़ा पार्टी उटी करने का जरूरत नहीं है, लड़का होगा तो कीजिएगा। भाई लड़का होगा तो कौन सा खास काम कर देगा जो लड़की नहीं करेगी? अब आज के डेट में तो ऐसा कुछ नहीं है ना, पहले भले था, अभी तो सब लोग के बराबर अवसर मिल रहे हैं और जिसको जिसके अंदर काबिलियत है वो अच्छा नाम कर रहा है कि नहीं। लेकिन सोसाइटी के स्तर पर एक प्रकार की इस तरह की मेंटेलिटी जो है वो काम करती है ना, एक लेवल पे काम करती है। तो कहने का मतलब यह है कि यहां जब सीट कम आया तो जिन्ना ने खुद पर दोष नहीं लिया, उनको लगा कि कांग्रेस के वजह से वो हार रहे हैं। उन्होंने भारत की संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया और उन्होंने कहा कि हम इस संविधान सभा का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अपना संविधान सभा बनाएंगे पाकिस्तान में, तो हमको पहले पाकिस्तान दीजिए। तो ये भारत की संविधान सभा का बहिष्कार करके इसको छोड़ दिए, यहां से निकल गए और इन्होंने सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड को और मजबूती से रखा और कहा कि हमारा जब पाकिस्तान हमें बन जाएगा, मिल जाएगा, तो हम अपना संविधान सभा वहीं बनाएंगे, भारत की संविधान सभा में हम शामिल नहीं होंगे। अलग हो गए वो, यहां भी कोई उनको रोका नहीं कि चलो भाई ठीक है जाओ। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जब ये सारी चीजें हो गई, प्रक्रियाएं पूरी हो गई, तो हुआ कि अब संविधान बनाने का काम शुरू किया जाए, है ना। तो संविधान बनाने का कार्य जो प्रारंभ हुआ वो 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुआ, है ना। देखेंगे कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was held in 9 दिसंबर 1946 इन दिल्ली। कहां हुआ था? दिल्ली में हुआ था, ठीक है। दिल्ली में कहां हुआ था? तो वर्तमान जो अभी जो संसद भवन है, अब तो नया संसद भवन उनके तैयार हो गया, अभी जो वर्तमान का संसद भवन है अपना जिसमें तो काम चल रहा है, उसमें है सेंट्रल हॉल, है ना। तो उसी सेंट्रल हॉल में, केंद्रीय सभा में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ठीक है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था, अंडर द लीडरशिप ऑफ सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में। अब देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे, टेम्पररी प्रेसिडेंट थे। ऐसा क्यों था कि अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया?
हाँ इसलिए अच्छा अच्छा, देखिए संविधान सभा में उस समय सच्चिदानंद सिन्हा लगभग सबसे ज्यादा वरिष्ठ थे, सीनियर मोस्ट मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो यह परंपरा हमने फ्रांस से लिया था कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर है उसको ऑनर करने के लिए हम क्या करें, उसको चेयरमैनशिप दे दे या उसको प्रेसिडेंशियलशिप दे दिया जाए। तो इसी परंपरा को पूरा करने के लिए, और चूंकि सबसे ज्यादा सीनियर थे तो सीधी सी बात थी कि हेल्थ ठीक नहीं रहेगा, तो इसकी संभावना थी कि बीच में तबीयत बिगड़ जाए या रेगुलर न रह पाए, इसलिए उनका ऑनर भी हो गया और फिर आगे चल के हमने परमानेंट प्रेसिडेंट भी चुन लिया। ठीक है, तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष का पद जो है सो दिया गया था, है ना। युवराज कुमार सर, क्या संविधान सभा एक संप्रभु संस्था थी? बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक कुछ दंत कथाएं चलती हैं जिससे लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि संविधान सभा पर ब्रिटेन की महारानी का साइन कराया गया, ये वो दिस दैट। बिल्कुल नहीं, भारत की संविधान सभा पूर्णतः एक संप्रभु संस्था थी, इस पर कोई बाहरी शक्ति का कंट्रोल नहीं था। यह अलग बात है कि कैबिनेट मिशन ने सारा प्लान तैयार किया था, लेकिन जब विधानसभा जब काम करने लगी तो उस पर किसी भी बाहरी शक्ति का कंट्रोल नहीं था। संविधान सभा स्वयं विचार करती थी और स्वयं चीजों को लागू करती थी। ठीक है, तो युवराज कुमार ध्यान रखिएगा, संविधान सभा एक संप्रभु संस्था थी। वो हाँ, किसी का हस्तक्षेप नहीं था, कोई बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप भारत के संविधान सभा में नहीं था। हमने स्वयं तय किया, और जब संविधान पर साइन करने की बात हुई तो हमने स्वयं साइन किया, तभी तो प्रस्तावना कहता है हम भारत के लोग, है ना, भारत को प्रभुत्व संपन्न, तो प्रभुत्व संपन्न बात तो वहीं पे आ जाता है ना। और प्रस्तावना शुरू से संविधान का हिस्सा रहा है। तो इस चीज को यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और अस्थायी अध्यक्ष के पद पर चुना गया किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। सेकेंड मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन 11 दिसंबर 1946 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, लिख लेंगे कि इसी दिन, यानी कि दूसरे मीटिंग के दौरान, इसी दिन राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्ट फॉर परमानेंट चेयरमैनशिप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। ये इसी दिन चुना गया था, कब? 11 दिसंबर 1946 को। इसके अलावा एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष। अब देखिए एक बात, उपाध्यक्ष का काम क्या होगा जी? डिप्टी चेयरमैन का, कि जब अध्यक्ष नहीं होगा तो उपाध्यक्ष काम करेगा। जिसके भी नाम के आगे ऊप लग गया उसका मतलब होता है चुप, समझे ना। ऊप अगर कोई लगा लिया इसका मतलब चुप, क्योंकि जिसके नाम के साथ ऊप लग गया उसको कोई काम नहीं होता है। उसका काम कब होता है? जब परमानेंट आदमी नहीं हो तब।
तो उपाध्यक्ष का काम कब पड़ेगा? जब अध्यक्ष नहीं होगा। जब अध्यक्ष नहीं होगा, उपाध्यक्ष जब अध्यक्ष के चेयर पर बैठेगा तो उप अपने आप हट जाएगा उसके नाम के आगे से, उस समय तो अध्यक्ष हो जाएगा। तो जब तक उप किसी के भी नाम के साथ लगा हुआ है, मतलब कि चुप, तब तक उसको कुछ नहीं बोलना है। क्रिकेट खेलते होंगे आप लोग, क्रिकेट टीम में दो कप्तान होते हैं, कप्तान है, उप कप्तान। जब कप्तान फील्ड में रहता है तो उप कप्तान का कोई वैल्यू रहता है? नॉर्मल खिलाड़ी की तरह खेलता है। लेकिन कप्तान को चोट लग गया या कप्तान को कोई दिक्कत हुआ, कप्तान बैठ गया, कप्तान बाहर चल गया, तो उप कप्तान क्या हो जाता है? कप्तान हो जाता है, तब उप नहीं रहता। तो यही सब ध्यान रखना है कि जिसके नाम के आगे भी उप लग गया, और जब तक उप लगा हुआ है उसका मतलब है चुप। ऐसे भारत का उपराष्ट्रपति। अब बताइए, उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति के रूप में भारत में कोई काम है? कोई काम नहीं है। इसलिए भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ता का भी चर्चा नहीं है। उसको बनाया गया है कि जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तब वो काम करेगा, तब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तब जब काम करने जाएगा तो उसका नाम कहेगा उप हट जाएगा, तब वो राष्ट्रपति हो जाएगा। अभी तक के इतिहास में 2 ही बार ऐसा हुआ है कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद पर काम करने का मौका मिला है। जब जाकिर हुसैन मरे थे तब, और जब फखरुद्दीन अली अहमद मरे थे तब। बाकी के सब उपराष्ट्रपति बस चुप रहे हैं, उनको अलग से काम दे दिया गया है, राज्यसभा का सभापति, काउंसिल ऑफ स्टेट का चेयरमैनशिप है उनके पास, वही करते रहिए, खुश रहिए। तो जिसके भी नाम के आगे उप लग गया वो समझिए कि वो चुप रहेगा, उसको ज्यादा कोई काम करना नहीं है। ठीक है, तो उपाध्यक्ष इनको बना दिया गया कि भाई राजेंद्र प्रसाद अगर किसी दिन नहीं आएंगे तो ये जाकर क्या करेंगे? काम करेंगे। ठीक है, एक जो दैनिक जागरण एक जो पेपर है, ये वो प्रोग्राम चलाता था पहले, JYP, जागरण यूथ पार्लियामेंट, है ना। ये 2016-17 का बात है जब उसने पहली बार ये शुरू किया। तो मैं कॉलेज स्टूडेंट था, ये प्रोग्राम शुरू हुआ तो हम लोगों ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। बहुत अच्छा से उसने कराया था। 3 लेवल पे एग्जामिनेशन हुए थे। पहले प्री हुआ था, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, फिर मेंस कराया था, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। उसके बाद फिर दैनिक जागरण के जो एडिटर्स लोग होते हैं उन लोगों ने एक इंटरव्यू लिया था। इंटरव्यू के बाद फाइनली बिहार से 50 लोगों को सेलेक्ट किया गया। और जब वो 50 लोग सेलेक्ट हो गए तो उसके बाद उसमें डेमोक्रेटिक तरीके से वोटिंग की प्रक्रिया कराई गई उसी 50 लोगों के बीच में। और उसके बाद अलग अलग पोस्ट दिया गया सबको, और फिर पूरे साल तक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया के तहत 3 सेशन चले, बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन, जिसमें तमाम बिल्स और बजट्स पास किए गए, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि स्टूडेंट्स को अवेयर किया जाए पार्लियामेंट्री प्रोसेस से कि कानून कैसे बनता है, कानून बनाने में कितनी चुनौतियां आती हैं, कितनी दिक्कतें आती हैं। तो सौभाग्य से उसमें मैं प्रेसिडेंट के लिए चुना गया, मतलब अध्यक्ष के लिए। पूरा साल भर में उसका अध्यक्ष था। और उपाध्यक्ष के तौर पे भी एक व्यक्ति चुना गया, चुना नहीं गया, चुनी गई। ठीक है, चुनी गई एक लड़की जो हमारे साथ थी। अब अध्यक्ष मेरा जैसा आदमी चुन लिया गया। हम रोज पहुंच जाते थे, जो शेड्यूल होता था, विंटर सेशन हो, बजट सेशन में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं प्रेजेंट नहीं हुआ सेशन में। तो बेसिकली प्रोसेस तो लर्निंग का था, है ना, मतलब काम सब ऐसे होते थे, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या था? लर्निंग का। तो बेचारी भी चयनित हुई थी, है ना, मतलब उपाध्यक्ष के लिए तो उसको मौके नहीं मिल रहा था, क्योंकि मौका तो तब ना मिलेगा जब अध्यक्ष नहीं आएगा। अध्यक्ष नहीं होगा तब ना उपाध्यक्ष को मौका मिलेगा जी। जब अध्यक्ष रहेगा तो उपाध्यक्ष का कोई मौका नहीं है। फिर मैनेजमेंट टीम आया मेरे पास, बोला सर एक दिन आप एब्सेंट हो जाइए। हम बोले यार तुम लोग अजीब कर रहे हो। बोला एक दिन अगर आप एब्सेंट हो जाइएगा तो इनको मौका मिल जाएगा सदन को संचालित करने का। बोले कि देखिए एब्सेंट तो हम हो जाएंगे, लेकिन ये सब जो हंगामा कर रहा है, हंगामा बहुत करता था सब, एकदम जैसे प्रैक्टिकल पार्लियामेंट में होता वैसे करता था। पाटलिपुत्रा होटल बुक था, उसी के अंदर में पूरी सेटिंग मतलब प्रक्रिया चलती थी। और भारत सरकार के या बिहार सरकार के कोई ना कोई मिनिस्टर उपलब्ध रहते थे वहां पे पूरे प्रोग्राम को देखने के लिए।
शाम में मीडिया की ब्रीफिंग होती थी, मीडिया का इंटरव्यू होता था, तब जाके पूरी प्रक्रिया और पूरा कार्यक्रम का लाइव स्ट्रीमिंग होता था। तो इसलिए सब अपना बोतल भी फेंकता था, है ना, पूरा एकदम जैसे पार्लियामेंट में होता है, वो स्टूल पटकना सब होता था, है ना। तो हम बोले कि अब तो भाई संभाल लेते हैं, अगर मैडम संभाल लेंगी तो ठीक है चला ले। एक दिन हम हो जाते हैं अनुपस्थित, एक दिन अनुपस्थित हुए, चलाइए। इतना हंगामा किया सब, इतना हंगामा किया, मतलब एक दूसरे पर पेपर फेंक दिया फाड़ के मुंह पर, जैसे सदन में हुआ था। यही यूपीएससी का मामला चल रहा था, सीसेट का विवाद था, और लोकसभा में चर्चा चल रहा था, और उस समय लोकसभा की अध्यक्षा जो हुआ करती थी वो सुमित्रा महाजन हुआ करती थी, और उस समय सीसेट का विवाद चल रहा था, सीसेट वापस लेने को लेकर के। तो इसी प्रकार से कुछ हुआ था, और कुछ लोगों ने पेपर फाड़ करके अध्यक्ष के मुंह पे ही फेंक दिया था, है ना, जिसके वजह से वो सस्पेंड भी हुए थे कुछ लोग। तो अब सब देखता है, अब देखने के बाद जो है ना, जब ये सब चीज जब स्टार्ट होता है तो उसमें क्या होता है कि सब जैसा देखता है वैसा ही करने का प्रयास करता है। इन्हीं सोचता है कि हम कुछ एक अच्छा मतलब मॉडल पेश करें, वैसे नहीं करता है। तो वही सब चीज होती थी। कहने का मुख्य पर्पस ये है कि चूंकि जब अध्यक्ष उपस्थित था तो उपाध्यक्ष को मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि पद ही वैसा है। कोई भी पद पर अगर आप चयनित हो रहे हैं जिसके नाम के आगे ऊप लगा हुआ है, तो समझ लीजिए कि उस काम पर आप, उस पद पर आपका परमानेंट कोई काम ही नहीं है ना। वो टेम्पररी कभी काम पड़ेगा तो पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। मोहम्मद सुजात शौकत सर, कितने मेंबर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट मीटिंग में? पहला मीटिंग जब हुआ था संविधान सभा का, तो उसमें जो लोग पार्टिसिपेट किए केवल 211 लोग पार्टिसिपेट किए थे, ओनली 211, केवल 211 लोग, जो पहला दिन मीटिंग हुआ था उसमें। कारण ही था कि ये सब तो आइबे नहीं करता था, ये सब डरा गया था, ये सब डरा का गया था, ये सब तो राजा का रिप्रेजेंटेटिव था। ये सब सोचता था कि संविधान बन जाएगा तो देश संविधान से न चलेगा, राजा से तो चलेगा नहीं, तो हम लोग को कौन पूछेगा। ये सब चाहता नहीं था कि संविधान बने या जो है सो कि राजतंत्र खत्म हो देश से। लेकिन इस सब का सबका उपाय जानते थे कौन? पटेल साहब। वही यूनिफिकेशन किए थे इंडिया का। कहते हैं कि पटेल साहब एक हाथ में गाजल एक हाथ में लाठी लेके घूमते थे। आप पूछते थे व्हाट डू यू वांट, है ना, जस्ट टेल मी, है ना, जो चाहिए। अगर गाजल चाहिए तो मुंह मीठा कीजिए, साइन कर दीजिए और भारत संघ में शामिल हो जाइए। अगर नहीं शामिल हो तो लाठी तो हम लेके आइए किए हैं, 2-4-10 लाठी देंगे, शामिल हो जाइएगा। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत में 565 देशी रियासतें थी। इन 565 देशी रियासतों को विकल्प दिया गया कि आप या तो भारत में आ जाइए, आप पाकिस्तान में चले जाइए, या फिर आप स्वतंत्र रहिए। 13 को चल गया पाकिस्तान में, हम लोग जाने दिए 13 को, क्योंकि उस सब ज्योग्राफी वो सबका सही था, पाकिस्तान के क्लोज पड़ता था, तो बोला कि चल जाओ भाई उधर तुम। बच गया 552 में से 549 को थोड़ा बहुत डांट डपट करके मारपीट के हम लोग शामिल करा लिए। 500, अब कहते हैं ना घर में 5 को बच्चा है तो 2 को सीधा होगा, 3 को बगदल होगा, तो यही स्थिति था हम लोग के यहाँ। 549 को तो शामिल करा लिए, लेकिन 3 को था वो बगदा हुआ था। एगो जम्मू कश्मीर, हाँ, एगो हैदराबाद, एगो जूनागढ़। ये तीनों घर का बदमाश बच्चा सब था, है ना। तो पटेल साहब कहे कि भाई आई हैदराबाद वाला कहा था कि हम पाकिस्तान जेबो, ये पाकिस्तान का इसको था। जूनागढ़ वाला का भी जो नवाब था वो भी कह रहा था कि हम पाकिस्तान जाएंगे। तो ये बोले पटेल साहब कि भाई मान जाओ, बोला नहीं मानेंगे। तो बोले ठीक, ये सबका लाठी से कहा, ये सबको बंदूक दिखाना पड़ेगा। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद में कर दिया, ऑपरेशन पोलो, सेना भेज दी, आर्मी गई, बढ़िया से तबीयत से पिटाई की, और पिटाई करके साइन करा ली, हैदराबाद शामिल। जूनागढ़ में देखा कि जनता का मूड जो है वो भारत के पक्ष में, तो रेफरेंडम करा लिया। जनता ने कह दिया कि हम भारत में रहना चाहते हैं, जूनागढ़ रेफरेंडम से आ गया। दिक्कत था जम्मू कश्मीर के साथ, बहुसंख्यक जनता थी मुस्लिम, राजा था हिंदू, हरि सिंह। वो आदमी के वजह से पूरा मामला फंस गया उस समय, और वो कह दिया कि हम ना भारत में रहेंगे ना हम पाकिस्तान में, हम अलगे रहेंगे। ठीक है भाई, तो रहो। तो हम लोग तो ठीक आदमी थे, हम लोग तो छोड़ दिए, लेकिन बिल्ली के सामने दूध कब तक बचेगा? बगल में पाकिस्तान था, तुरंत हमला कर दिया। जब हमला कर दिया तो भागे भागे हरि सिंह पहुंचे
नेहरू जी के पास कि मालिक बचा लिया जाए, ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा। उस समय अगर यह पूरा मामला पटेल साहब को हैंडल करने को दे दिया जाता तो ऐसा संभव था कि 370 देखने को नहीं मिलता, लेकिन उसको नेहरू जी ने खुद ही देखा। तो वहां पर क्या हुआ कि उसी समय 370 वाला जो कंसेप्ट है वो तैयार होने लगा। जब हरि सिंह ने क्या आया बाद में, लेकिन कंसेप्ट वहीं पे तैयार हो गया, क्योंकि उसने कह दिया कि हम आपके साथ रहेंगे लेकिन पूर्णता नहीं रहेंगे। तो 370 वाला बात हो गया कि हम आप रहेंगे आपके साथ, लेकिन हमारा अपना व्यवस्था होगा, हम आपके व्यवस्था को नहीं मानेंगे। तो भारत सरकार ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा बाहरी चीज हम देखेंगे लेकिन तुम आंतरिक अपना खुद देखना, और वहीं से 370 का जन्म हो गया। तो वो सब चीज होगा, और 370 का ही विवाद था कि आज तक चलता रहा, और अभी खत्म किया मोदी जी ने, है ना, मोदी जी और अमित शाह ने खत्म कर दिया। और ऐसा जबरदस्त खत्म किया कि जम्मू कश्मीर का आई कार्ड में भुलवा दिए हैं। जम्मू कश्मीर का जो आई कार्ड है ना, आइडेंटिटी कार्ड, भुला गया है। जानते किसे भुलाया है? इतना बढ़िया से भुलवाए हैं तो कोई जवाब नहीं है। जम्मू कश्मीर को अगर आप मैप पर देखिएगा तो इस प्रकार की स्थिति बनती है ना, मतलब पहले वाला मैप। तो आप ये देखिए, ये वाला जो कॉर्नर, ये लद्दाख है, ये लद्दाख है। इधर वाला जो कॉर्नर है, ये वाला, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। उसके नीचे जो है इधर, ये जो नीचे है ये है घाटी, जिसको कश्मीर कहते हैं। पीओके के नीचे जो है वो है घाटी, और घाटी के नीचे जो है वो है जम्मू। घाटी के नीचे है जम्मू। यहां जो एरिया है कश्मीर, यहां पे मुस्लिम बहुसंख्यक एरिया है। ये जो एरिया है यहां हिंदू मुस्लिम लगभग ठीक ठाक स्थिति में है, मतलब हिंदुओं की संख्या भी ठीक ठाक है जम्मू में। यहां तो हिंदू ही सर्वाधिक है लद्दाख के क्षेत्र में, बौद्ध लोग भी इधर मिल जाते हैं बड़े स्तर पर। दिक्कत क्या होता था कि जो पाकिस्तानी सब था वो टेररिस्ट ट्रांसपोर्ट करता था इसी रास्ते। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसमें आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता था, और ट्रेनिंग देकर के धीरे से घुसा देता था घाटी में। घाटी में घुसा दिया, मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है, सब लोग वैसे नहीं थे, लेकिन दो चार वैसा था सब जो भारत विरोधी था, जो भारत विरोधी हरकत करता था, जो सेना पर पत्थर फेंकता था, जो भारत में नहीं रहना चाहता था। तो उस सब के घरों में घुस जाता था आतंकवादिया सब, और सब सबको सपोर्ट करता था, और यहीं से ही सब भारत के डिफरेंट एरिया में घुस करके बम फोड़ता था, आतंकवाद फैलाता था, और अलग स्टेट का डिमांड करता था कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे, स्वतंत्रता का डिमांड करता था। मजेदार काम क्या किया मोदी जी ने, इन्होंने क्या कर दिया, 370 को खत्म कर दिया। इसको तो खत्म करने किया, इसको बना दिया यूटी, यूनियन टेरिटरी। तो ये जो कश्मीर है, कश्मीर को मिला दिया लद्दाख में। अभी कश्मीर का हो गया, लद्दाख का हिस्सा हो गया। इसको कह दिया कि होगा यूटी, और इसमें नहीं होगा लेजिस्लेचर, इस सीधे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के कंट्रोल में रहेगा। निचवा जो है जम्मू, जहां स्थिति पहले ही से ठीक था, वहां कह दिया कि यहां ईवी यूटी रहेगा, लेकिन यहां दे देंगे लेजिस्लेचर, यहां होगा मुख्यमंत्री, जैसे कि दिल्ली में है यूटी होते हुए भी, जैसे कि पुडुचेरी में है। तो अब कश्मीर को आप जम्मू कश्मीर कहिए, कह के खुश हो जाइए, क्योंकि कश्मीर तो गया लद्दाख में, तो आई कार्ड भुलवा दिया कि नहीं भुलवा दिया। अब कहो कि हम अकेले राज्य चाहते हैं, कहां जाओगे, है ये नहीं है तुम्हारा, वो चल गया लद्दाख में, सीधे कंट्रोल में भारत सरकार के। अब घुसाओ वहां से आतंकवादी। फिलहाल नहीं है, लेकिन परिसीमन आयोग गठित की जा चुकी है, परिसीमन आयोग काम कर रही है, जैसे रिपोर्ट सबमिट कर देगी गठित कर दिया जाएगा। सरकार ने कब वादा किया है, प्रॉमिस किया है। क्या क्या अब ये तो कमीशन के रिपोर्ट पे डिपेंड करता है ना, वो कब देगा, उसके बाद जब दे देगा तो सरकार कर देगी। इलेक्शन कमीशन फिर तय करेगा कब कराना है, लेकिन ये फिक्स है कि यहां पर होगा। हाँ यूटी ही रहेगा, जैसे दिल्ली है ना, दिल्ली यूटी है,
पुडुचेरी में भी मुख्यमंत्री होता है लेकिन यूटी ही है, वैसे ये भी होगा। चंडीगढ़ तो खैर दोनों स्टेट का कैपिटल है ना, तो उसको वो अपना कंट्रोल में रखा हुआ है। ठीक है, कौन सा दंगा? कश्मीरी पंडितों का मामला, कश्मीर फाइल भी आया था, है ना, ये हुआ यहीं से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि यहाँ पे हिंदुओं की संख्या बहुत कम है ना, और हाँ, तो वहीं से मामला शुरू हुआ था। ठीक है, और फिर वो होते होते यहाँ तक पहुंचा था, लेकिन यहाँ अभी भी स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन वहां पे तो एकदम खराब स्थिति है। वहां पे तो या तो धर्मांतरण करा दिया गया, नहीं तो भगा दिया गया। हाँ क्या क्या? हाँ हाँ, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए वो 1980s के दशक से स्टार्ट हुए। 1980 के दशक से ये तरह के प्रॉब्लम्स जो है वो शुरू हुआ था, जो कश्मीरी पंडितों का मामला था। चलिए, तो इस प्रकार से यहां पर जो है वो सेकंड मीटिंग हुआ। ठीक है, और सेकंड मीटिंग में एच.सी. मुखर्जी को चुन लिया गया उपाध्यक्ष, और राजेंद्र प्रसाद को जो है सो चुना गया अध्यक्ष। ठीक है, और इसी दिन यहां पर सर बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। लिख लेंगे, सर बी.एन. राव appointed Sir B.N. Rao appointed as a constitutional advisor of Indian Constituent Assembly। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए। कौन? बी.एन. राव, बहुत योग्य व्यक्ति थे उस समय के, तो इनको वहां पे अपॉइंट किया गया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए कि अब यह सब काम हुआ तो धीरे धीरे काम स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई वो 13 दिसंबर 1946 को हुई, है ना। थर्ड मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। ओके, तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। और इस दिन क्या हुआ? तो इस दिन संविधान सभा में सदस्यों ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, कि इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रपोज्ड इन 13 December 1946 in Indian Constituent Assembly by the Jawaharlal Nehru, so that objective resolution was also known as Nehru resolution। इसीलिए उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू प्रस्ताव भी कहा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू प्रस्ताव भी कहा जाता है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? अब देखिए ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था। तो नाम ही है उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव
इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भारत का संविधान कैसा होगा, भारत के संविधान में क्या क्या चीजें होंगी और क्या चीजें नहीं होंगी, वो सारा चीज इसमें मेंशन था। भारत का संविधान तानाशाही होगा, राजशाही होगा, लोकतांत्रिक होगा कि गणतांत्रिक होगा, है ना, मोनार्कियल होगा या रिपब्लिक होगा, डेमोक्रेटिक होगा, सोशलिस्ट होगा, मिक्सचर होगा, क्या होगा, यह सब इसमें लिखा हुआ था। भारत का संविधान अपने नागरिकों को क्या क्या अधिकार देगा, यह सब बात लिखा हुआ था। भारत की सरकार का नागरिकों के प्रति क्या कर्तव्य होगा, वो लिखा गया था। कहने का मतलब है कि संविधान का सारांश, समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव। इसीलिए यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर के बन गया भारत की संविधान का प्रस्तावना। भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, वो यही उद्देश्य प्रस्ताव है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है। तो ये पेश कब हुआ था? युवराज कुमार सर, अपॉइंटेड, नॉमिनेटेड और इलेक्टेड में क्या डिफरेंस है? देखिए, इलेक्टेड का मतलब है कि चुना जाना, निर्वाचित होना। जो निर्वाचित होगा, जिसको वोट देके चुनेंगे, वो क्या हो जाएगा? वो इलेक्टेड हो जाएगा। नॉमिनेटेड का मतलब यह हुआ कि कोई व्यक्ति नॉमिनेट कर दे, जैसे कि या तो कोई राजा कह दे कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव ही आदमी है, तो नॉमिनेटेड हो जाता है। नॉमिनेट भी कोई एक ही आदमी करता है किसी को, ठीक है। अपॉइंटेड क्या होता है कि उसमें इलेक्शन नहीं होगा, नॉमिनेशन भी नहीं होगा, नॉमिनेट भी नहीं होगा, लेकिन एक ग्रुप जो है आम सहमति बना लेगा कि इस आदमी को इस पद पर रखिए। तो एक साधारण सा, बिना किसी वोट के साधारण सी अगर सहमति बन जाए किसी व्यक्ति के नाम पर, तो उसको कहते हैं कि उसकी नियुक्ति हुई है, ठीक है। जब किसी का चुनाव होता है तो कहते हैं उसको निर्वाचित हुआ है। आज जब किसी के नाम को किसी एक व्यक्ति के द्वारा निकाल करके भेज देता है कि इस आदमी को रख लीजिए, तो वो होता है मनोनयन, ठीक है। चलिए, अब है कि उद्देश्य प्रस्ताव पास कब हुआ था? तो ये संविधान सभा में पेश हुआ 13 दिसंबर 1946 को, और संविधान सभा ने इसको पास कर दिया 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। 22 जनवरी 1947 ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज पास्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज पास्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947, ठीक है। क्या हुआ जी, दिक्कत है ना? ये डेटवा ना लक्ष्मीकांत में गलत दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है उसका, और उसको कोई ठीक नहीं किया, इसलिए वो डेटवा गलत दिखता है उसमें, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। 22 जनवरी 1947 को जो है वो संविधान सभा ने इसको पास कर दिया, ठीक है। हाँ, क्या लक्ष्मीकांत में? उसमें 1946 ने दिया हुआ है, 46 ने दिया हुआ है, ठीक है, तो गलत डेट है, ठीक है। अब देखिए, घर पे जाके देख लीजिएगा, खोज लीजिएगा, मिल जाएगा। अभी क्या देखना। अब देखिए, संविधान सभा जो थी वो एक साथ दो काम कर रही थी। एक तरफ वो भारत के लिए संविधान बना रही थी, तो दूसरे तरफ भारत के लिए विधायिका का काम भी कर रही थी, यानी भारत के लिए कानून भी बना रही थी। एक साथ दो काम। जब तक अंग्रेज थे तब तक तो कानून वही बनाते थे, लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए, तो अब हमारे लिए कानून तो अंग्रेज बनाएंगे नहीं, और हमारे यहां चुनी हुई संस्था जो संसद बनी वो तो 1951-52 में बनी। पहला आम चुनाव हमारे देश में 1952 में हुआ था। तो उससे के पहले देश के लिए कानून कौन बनाता था? संविधान सभा ही बनाती थी।
इसीलिए संविधान सभा को भारत का अंतरिम संसद भी कहा जाता है। एंटरिम जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एंटरिम पार्लियामेंट भी कहा जाता है। एंटरिम पार्लियामेंट क्यों कहा जाता है कि जब तक चुने हुए लोग संसद में नहीं आ गए थे तब तक संविधान सभा ने ही संसद का काम भी किया था। तो भारत की संविधान सभा एक साथ दो काम करती थी, ठीक है, दो काम करती थी। एक तरफ वो संविधान बनाने का और दूसरी तरफ कानून बनाने का। आपसे सवाल यह पूछा जा सकता है कि जब भारत की संविधान सभा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब भारत की विधायिका के रूप में बैठती थी तब कानून कौन बनाता था? मतलब कानून बनाते समय उसका अध्यक्ष कौन होता था? बिल्कुल गुड, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। और इनको इस चीज का एक्सपीरियंस था, इसीलिए लोकसभा का पहला अध्यक्ष भी इनको बनाया गया। तो संविधान सभा जब संविधान बनाने के लिए बैठती थी तब अध्यक्ष कौन होता था? राजेंद्र प्रसाद। और यही संविधान सभा जब भारत के लिए कानून बनाने के लिए बैठती थी तो अध्यक्ष कौन होता था? जीवी मावलंकर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो भारत की संविधान सभा अंतरिम संसद के तौर पे भी काम करती थी। ठीक है, अंतरिम का मतलब ही होता है अस्थाई। ठीक है, एंटरिम का क्या मतलब होता है? अस्थाई, टेम्पररी। ओके, दिक्कत? चलिए अब देखिए, जब ये यहां पे सब चीज काम हुआ उसके बाद क्या हो रहा था तो आप देखेंगे कि इसी बीच भारत स्वतंत्र भी हुआ था। तो स्वतंत्र हुआ था तो भाई लहराने के लिए झंडा का काम था, झंडा फहराते हैं ना हम लोग। तो संविधान सभा ने ही झंडा का प्रारूप स्वीकार किया था, है ना। तो लिखेंगे कि 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडा को स्वीकार किया। नेशनल फ्लैग एक्सेप्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडा को स्वीकार किया गया था। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडा को स्वीकार किया गया था। तो नेशनल फ्लैग किसने स्वीकार किया था? संविधान सभा ने स्वीकार किया था ना। नेशनल फ्लैग जो एक्सेप्ट किया था वो संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट किया था। इसके बाद अब देखिए कि संविधान सभा अपना काम कर रही थी, लेकिन संविधान सभा के काम के लिए बहुत सारी कमिटियां बनी थी, बहुत सारी समितियां बनी थी और वो कोऑपरेट करती थी, तब जाकर के संविधान बनके तैयार हुआ। क्योंकि इतना बड़ा देश के लिए एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, वो अकेले पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि एक संविधान सभा को बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म करने के लिए बहुत सारे समितियां बनाई गई। तो संविधान सभा की जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी, वो थी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमिटी, है ना। प्रारूप समिति, कभी कभी हिंदी में यूपीएससी इसको लिखती है मसौदा समिति। हिंदी मीडियम का दिमाग खराब हो जाता है ना। इंग्लिश में तो ड्राफ्टिंग ही लिखती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। हिंदी में लिख देती है मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन था, दिमाग नहीं काम करता, मसौदा का होता है ना। तो वहां पे गूगल ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम है। यूपीएससी का पूरा पेपर तैयार होता है इंग्लिश में, सारा पेपर हिंदी का हो, पीटी का हो या मेंस का हो। उसके बाद दे दिया जाता है गूगल महाराज को कि ट्रांसलेट कर दीजिए। गूगल महाराज को ट्रांसलेट कर देते हैं और जब ट्रांसलेट करते हैं तो अलग अलग ट्रांसलेशन करते हैं,
है ना, ऐसा शब्द ढूंढ के लाते हैं कि वो गलते होता है या फिर फिट नहीं बैठता है। 2020 का यूपीएससी का जो पीटी हुआ था उसमें हिंदी मीडियम के सभी विद्यार्थियों का एक क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो गया था, ट्रांसलेशन के प्रॉब्लम की वजह से। इंग्लिश में लिखा हुआ था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और हिंदी में उसका ट्रांसलेशन था असहयोग आंदोलन। और यूपीएससी या कोई भी एग्जाम अपने लास्ट में लिख देता है कि अगर क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो इंग्लिश मान्य होगी। गया हिंदी मीडियम का 1 नंबर, जबकि गलती किसका था? आयोग का गलती था। लेकिन आयोग अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता है, तो इसलिए वहां पर बहुत तरह का ऐसा दिक्कत होता है ना। तो इसलिए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का हिंदी होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। अब वहां पे कर दिया गया असहयोग आंदोलन, जमीन आसमान का अंतर, नॉन कॉपरेशन, वो एक अलग ही मूवमेंट है 1920 का, है ना। सीसेट में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है, सीसेट में कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में। कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा हिंदी दे देगा कि आपके कान पे कभी सुनाई भी नहीं किया होगा ऐसा ऐसा वर्ड। अब इंग्लिश में लिख दिया, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन अगर आया तो उसमें लिख लिया स्टील प्लांट या आयरन प्लांट, आराम से समझे कि भाई आयरन प्लांट की बात हो रही है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही है। हिंदी में क्या लिख दिया? लौह पौधा। अब बताइए लौह पौधा को अब बेचारा हिंदी मीडियम का विद्यार्थी क्या समझे, क्या उत्तर दे उसका? हाँ, प्लांट को पौधा कर दिया, जबकि वहां इंग्लिश में तो उसका भाव समझ में आ रहा है ना। अब हिंदी में लौह पौधा का भाव क्या समझेगा? भाई लोहा का पेड़ कब से होने लग गया? जबकि इंग्लिश में तो क्लियर है कि भाई आयरन प्लांट हो सकता है, स्टील प्लांट हो सकता है, लेकिन ये हिंदी में लौह पौधा, स्टील पौधा, ये तो गंभीर मामला है। ग्लोबलाइजेशन साधारण सा इंग्लिश है, कोई पढ़ेगा तो समझ जाएगा, बकलोल आदमी भी। लेकिन यूपीएससी इसका हिंदी क्या लिखती है? जगतीकरण। अब सोचिए ही कैसा हिंदी है। इसको वैश्वीकरण लिख दे तो सब लोग समझ जाएगा, वैश्वीकरण पॉपुलर वर्ड है, लेकिन वो वैश्वीकरण नहीं लिखेगी, वो लिखेगी जगतीकरण। इससे भी हारेगी तो लिख देगी विश्वव्यापीकरण। ऐसा ऐसा हिंदी देती है ना कि दिमाग का दही और दही का दिमाग हो जाता है, समझ नहीं आता कि क्या लिख रही है। इसलिए ये अगर कोई समझता है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट इसलिए गड़बड़ होता है कि उसकी इंग्लिश ठीक नहीं है, एकदम गलत बात है। हिंदी मीडियम का रिजल्ट इसलिए गड़बड़ होता है क्योंकि हिंदी ठीक नहीं है। क्योंकि मेंस में 300 नंबर का इंग्लिश तो सबको पास करना ही है ना, पास करते ही है सब लोग। जो जिसके पास, जिसको नहीं आती है वो फेल कर जाता है, जिसको आता है वो पास करता है। पास करके ही लोग जाते हैं इंटरव्यू, मतलब मेंस। अगर आप हिंदी इंग्लिश 300 सबके लिए कंपलसरी, अगर नहीं पास करिएगा तो जीएस का पेपर वे चेक नहीं होगा, तो सबके लिए कंपलसरी चीज है। तो वहां पे इंग्लिश टेस्ट तो हो ही जाता है। लेकिन यहां पर जो पीटी में जो सीसेट वाला लोचा है, हालांकि अब बहुत हद तक इसको कम किया गया है, लेकिन फिर भी हिंदी ट्रांसलेशन की जो इशू है वो तो रहता ही है। ठीक है, खैर, तो यहां पर इस चीज को जो है सो आपको ध्यान रखना है कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडा स्वीकार किया गया। ठीक है, उसके बाद संविधान सभा काम शुरू कर दी। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। तो आपसे पूछा सकता है कि प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी? ड्राफ्टिंग कमेटी का स्थापना कब हुआ था? तो कब हुआ था? है? कब? बिल्कुल, गुड गुड, 29 अगस्त 1947। उनतीस अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना हुई थी। ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को हुई थी। और प्रारूप नामी है प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। यह संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी
और इसी के द्वारा संविधान का मुख्य तौर पे गठित किया गया। संविधान में क्या क्या चीजें शामिल होंगी क्या नहीं होंगी वो सब यही तय करता था। प्रारूप नाम ही है प्रारूप, संविधान का पूरा ड्राफ्ट यही समिति तैयार करती थी। ठीक है, इसी वजह से इस समिति के अध्यक्ष थे अंबेडकर साहब। बी आर अंबेडकर जो थे इस समिति के अध्यक्ष थे। इसी वजह से कहा जाता है कि बी आर अंबेडकर भारतीय संविधान के शिल्पकार थे, भारतीय संविधान के पिता थे, भारतीय संविधान के मनु थे, है ना। तमाम तरह की उपाधियों से अलंकृत किया गया है अंबेडकर को, क्योंकि अंबेडकर एक इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे। संविधान में क्या होगा और क्या नहीं होगा ये सब वही डिसाइड कर रहे थे। ठीक है, हालांकि ये डिसाइड वो अपनी कुछ मर्जी से नहीं करते थे, संविधान सभा में पूरी बहस होती थी, उसके बाद डिसाइड होता था। और एक चीज ध्यान रहे कि संविधान सभा का कोई भी निर्णय बहुमत के आधार पर नहीं लिया गया था। ऐसा नहीं होता था कि वोटिंग कराई जाती थी, नहीं, सहमति और समायोजन के सिद्धांत पर। अगर एक आदमी भी किसी चीज का विरोध करता था तो उसको पूरा मौका दिया जाता था कि आप बताइए कि क्या दिक्कत है। फिर सामने वाला आदमी उस पर जवाब देता था। जवाब देने के बाद लगता था कि अगर उस आदमी का दुगो बात अच्छा है तो उस दुगो बात को शामिल किया जाता था, बाकी की चीज को रिजेक्ट कर दिया जाता था, है ना। तो एक प्रकार से भारत का संविधान सहमति और समायोजन के सिद्धांत पर बना था, न कि बहुमत के सिद्धांत पर। इसलिए हमारा संविधान विश्व का एक महत्वपूर्ण संविधान है, क्योंकि इसमें हर वर्ग और हर समूह के लोगों के लिए बात किया गया है और हर लोगों को इसमें बोलने का पूरा अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पे ये चीजें होती थी। ठीक है, आगे कमेटियों के बारे में बात करेंगे कि संविधान सभा की कौन कौन सी कमेटी थी और क्या थी। ये इंपॉर्टेंट थी, इसलिए यहां पे इसका हमने इसको देख लिया। अब देखिए कि संविधान सभा लगातार काम करती गई। ठीक है, और इसने 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में कॉन्स्टिट्यूशन बना करके तैयार कर दिया, है ना। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में इसने अपना संविधान जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो बना करके रेडी कर लिया। और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपना लिया गया संविधान सभा के द्वारा, है ना। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अपना लिया गया, है ना। 26 नवंबर 1949 इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्सेप्टेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस दिन केवल अपनाया गया, लागू नहीं किया गया। मतलब एक्सेप्ट हुआ, इंप्लीमेंट नहीं हुआ। इंप्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया, लेकिन लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। लगभग 15 आर्टिकल जो थे वो उसी दिन लागू हो गए थे। नागरिकता से संबंधित और इलेक्शन कमीशन से संबंधित आर्टिकल्स को लागू कर दिया गया था, लेकिन फिर भी इस दिन कहा जाता है कि इस दिन अपनाया गया था, लागू नहीं हुआ था। लागू इस दिन माना जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत जो बहुत जरूरी टाइप का अनुच्छेद था उसको बस केवल इस दिन लागू किया गया था। पूरा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अब मामला यह है कि जब 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर दिया था, अपना भी लिया, तो लागू करने में क्या समस्या आ रही थी? एक आदमी कोई बताइए। हाँ बोलिए, क्या हिस्टोरिकल डेट था, क्या हुआ था ऐसा? 29 जनवरी को, हाँ, इसी दिन लाहौर अधिवेशन के बाद 1930 को हाँ, रावी नदी के तट पर पहली बार देश के झंडे को फहराया गया था। तो इसलिए ये काफी स्पेसिफिक डे था हमारे देश के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें रावी नदी के तट पर फहराया गया था। तो 29 को ये क्या 1930 बिल्कुल। देखिए मसला क्या था,
ठीक कर रहे हैं आप लोग, पहुंचे रहे हैं वहां पर। पूर्ण स्वराज की मांग ये 1929 में किया गया था लाहौर अधिवेशन में। 1929 का लाहौर अधिवेशन जब हो रहा था तो पंडित नेहरू उसमें अध्यक्ष थे और उन्होंने कहा, उसी समय अनाउंस किया कि 26 जनवरी 1930 को हम मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस, है ना। उन्होंने अनाउंसमेंट किया ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में, और 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर झंडा उन्होंने फहराया, स्वाधीनता दिवस मनाया। और लेकिन उस समय हम गुलाम थे, तो गुलाम रहते हुए हमने स्वाधीनता मनाया, गुलाम रहते हुए हमने स्वतंत्रता सेलिब्रेट किया, इसलिए ये डेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखते हैं ना आजकल तो सब लोग के लिए बहुत सारा डेट सब इंपॉर्टेंट होता है ना जी, है लोग मनाता है ना, कितना लोग फर्स्ट मीटिंग डे मनाता है ना, कितना लोग मैरिज डे मनाता है ना जी, अलग अलग डे मनाता है सब। एगो ये आता है, एगो फरवरी के महीना में कौन कौन डे सब आता है ना, है कौन डे आता है, वैलेंटाइन डे, ये सब भी सब मनाता है। तो ये सब क्या मनाता है, डेट इंपॉर्टेंट है तो मनाता है, तो सबका अपना अपना ये डेट है ना। तो उस समय देश के राष्ट्र निर्माताओं का अपना एक डेट था, राष्ट्र निर्माताओं का, तो उनके लिए डेट जो इंपॉर्टेंट था वो कौन सा इंपॉर्टेंट था, 26 जनवरी, क्योंकि हम गुलाम रहते हुए ही स्वाधीनता मना लिए थे इस दिन। तो हमारे लिए इस डेट का बहुत महत्व था, बहुत सिग्निफिकेंस था। तो हम तो चूंकि गुलाम थे पहले, तो हम कब स्वतंत्र होंगे ये हमारे अधिकार में नहीं था, हम कब स्वतंत्र होंगे ये हमारे अधिकार में नहीं था। तो अंग्रेजों ने हमें 15 अगस्त को स्वतंत्र कर दिया, लेकिन एक स्वतंत्र देश कब गणतंत्र होगा ये उसके हाथ में था। तो हमने सोचा कि 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस तो नहीं घोषित कर पाए, लेकिन गणतंत्रता दिवस घोषित कर देंगे, और समय भी काफी नजदीक था। 26 नवंबर को संविधान बन के तैयार हो गया था, दिसंबर का एक महीना केवल बचा था, जनवरी आने वाला था सामने, तो 1930 का 20वां वर्षगांठ सामने था 1950 में। तो इसलिए हमने इंतजार किया, भारत के संविधान निर्माताओं ने इंतजार किया, और उस ग्लोरियस डे को, स्वर्ण दिन को, 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू कर दिया। तो वही जो सुखद अनुभूति थी 1930 वाली, उसी को मेमोरेबल बनाने के लिए, इतिहास में अमर कर देने के लिए यह काम यहां पर किया गया। ओके, इसके बाद आप देखते हैं कि जब यह संविधान उस दिन जब लागू हुआ, तो उस दिन संविधान में लगभग 395 अनुच्छेद और पार्ट 22 और शेड्यूल 8 रखे गए थे। ठीक है, जब संविधान बन के तैयार हुआ था, लागू हुआ था, तब का ये बात है, संविधान का ये फीचर। साथ में से एक प्रस्तावना भी था, लेकिन प्रारंभ में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था। एक जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, 1960 का जजमेंट था। 1960 में केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, कौन सा केस था, 1960 में बंगाल से केस हुआ था, बेड़ूबाड़ी केस, बिल्कुल गुड, बेड़ूबाड़ी केस। बेड़ूबाड़ी केस में जो है, बेड़ूबाड़ी केस क्यों हुआ था, तो जमीन के बंटवारा को लेकर के हुआ था, लेकिन उसी में प्रस्तावना के संबंध में फैसला आया, जिसमें कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर 1973 के केशवानंद भारती केस में कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। देखिए, कोर्ट अपना स्टैंड कभी भी बदल सकता है, इसको संविधान में अधिकार मिला हुआ, आर्टिकल 137, अनुच्छेद 137 के तहत कोर्ट को यह अधिकार मिला हुआ है कि वो अपना निर्णय का समीक्षा करे। आज कोई निर्णय लिया, कल बदल दे। यही काम अगर हम लोग करेंगे, आज कोई किसी के साथ कोई, मान लीजिए कि हम लोग प्रॉमिस कर लिए कि भाई चलो ठीक है, 3 दिन बाद कहें कि भाई सुनो, कल जो प्रॉमिसवा किए थे ना, उसमें कुछ सुधार का हो सकता है। हमको लगता है कि उस दिन हम भाव में आ गए थे, बहुत ज्यादा भाव में बह गए थे, हम सोचते हैं कि उसमें इम्प्रूवमेंट का जरूरत है, और हम इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। और सामने वाला के आदमी क्या कहेगा, ट्रस्टी नहीं है, फालतू है ना, तमाम तरह की बात करेगा। तो उसको कहिए कि भाई जब देश के न्यायालय को इतना बड़ा अधिकार प्राप्त है, तो आम आदमी को काहे नहीं होना चाहिए जी। देश के न्यायालय को इतना बड़ा अधिकार प्राप्त है ना जी, आर्टिकल 137 के तहत अपने निर्णय की समीक्षा करे। आम आदमी भी कर सकता है अपने निर्णय का समीक्षा, लेकिन वो ज्यादा करने लगेगा तो फिर ट्रस्ट वर्जी नहीं रह जाएगा।
युवराज कुमार सर, क्या सेकेंड विश्व युद्ध ने भारतीय आजादी को शीघ्रता प्रदान की? बिल्कुल कह सकते हैं कि प्रकार का प्रेशर तो क्रिएट किया ही, अंग्रेजों को कमजोर बना दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने। इस वजह से एक प्रेशर क्रिएट हुआ ब्रिटेन पर, वो रिलीज किया इंडिया को। तो ये स्थिति था प्रारंभ में। वर्तमान में स्थिति लगभग 480 अनुच्छेद हो गए हैं, अमेंडमेंट बहुत सारा हो गया, 105 अमेंडमेंट हो चुका है संविधान में, लगभग 480 अनुच्छेद, पार्ट जो है वो हो गए हैं 25 और शेड्यूल हो गया है 12। ये वर्तमान की स्थिति है लगभग, ठीक है। ये वर्तमान का सिचुएशन है और वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। देखिए पार्ट्स में एक प्रकार से क्या हो गया कि सब्जेक्ट्स हो गया कोई, जैसे कि आप कोई किताब लेते हैं तो किताब में क्या होता है, उसका चैप्टर होता है, तो ऐसे ही पार्ट क्या हो गया, चैप्टर हो गया। और उस क्या सब्जेक्ट सब, जैसे कि भाग 1 है तो भाग 1 में भारत और उसके संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, ये उसका चैप्टर हो गया, ठीक है, पार्ट हो गया। हाँ, ये इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं। हाँ हाँ, तो पार्ट 1 पार्ट 2 जैसे सबका अलग अलग सब्जेक्ट है ना, वैसे ही पार्ट 24, 23, 24, 25 में भी अमेंडमेंट के बाद इसको ऐड किया गया। जैसे अनुच्छेद ऐड हुआ है, 395 था पहले, है ना, अभी 480 पहुंच गया। तो जैसे जैसे इसमें बेसिकली भाषा से संबंधित, राज्यों से संबंधित जो अधिकार क्षेत्र विस्तृत किए गए उन्हीं सभी चीजों को डाला गया है, ठीक है। इसमें 25 में, 23 में, 24 में और 25 में, ठीक है। और इसके अलावा अभी सब आगे पढ़ाएंगे, अभी तो ये बस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कि ये ऐसे ऐसे, अभी तो सारा भाग आपको पढ़ना है। भाग 1 जानते हैं क्या है, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6, 7, 8, 9, 10 करके सारे भाग को देखना है। जैसे जैसे आर्टिकल बढ़ेगा वैसे वैसे भाग बढ़ेगा। सबसे पहले आप पढ़ेंगे संविधान का भाग 1, जिसमें 4 अनुच्छेद है, आर्टिकल 1 से 4 तक, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, भारत उसका संघ राज्य क्षेत्र। तो वैसे पूरे क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में आपको पूरे आर्टिकल्स देखने हैं और पूरे भाग देखने हैं कि कौन कौन से भाग हैं और क्या है, और सारे अनुसूचियां, है ना, शेड्यूल्स देखने हैं कि पहले 8 था और अभी जो है सो 12 हो गया है, तो कैसे हुआ है और किन किन चीजों को कहां कहां पे ऐड करने की आवश्यकता महसूस हुई है, वो सभी चीजों को हम लोग वहां पर देखेंगे। तो उस समय का स्थिति ये था और इस समय की स्थिति ये है। साथ में इसमें एक चीज और ऐड हो गया है, वो है मूल कर्तव्य, क्योंकि मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था, तो ये ऐड हुआ 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, ठीक है। तो वहां पर इसको ऐड किया गया, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे जनरली जो ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में तो नहीं पूछा है, यूपीएससी ने आज तक नहीं पूछा है, ठीक है, बीपीएससी ने भी आज तक नहीं पूछा है। अब आपने कहाँ देखा वो आप समझ सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज सुन लीजिए पहले, जब भी पूछेगा तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन पूछेगा, मूल संविधान। जब भी पूछेगा तो पूछेगा कि हाउ मेनी आर्टिकल्स इन बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, भारत के मूल संविधान में कितने थे, तो वहां पर कोई विवाद ही नहीं है, 395 है। अभी क्या है कि चूंकि हमेशा अमेंडमेंट्स होते रहते हैं तो नंबर घटते बढ़ते रहता है, कभी अमेंडमेंट होता है तो घटा भी देता है, रिमूव भी हो जाता है बहुत सारा चीज, ठीक है। जैसे कि सिक्किम जब आया था तो आर्टिकल 2A ऐड हुआ था, है ना, लेकिन फिर वो 2A खत्म करके सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा बना दिया गया, तो फिर वो आर्टिकल खत्म हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी आपसे पूछेगा कि कितने अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद वाली संख्या आपको मूल संविधान में पूछेगा, क्योंकि वहां पर कोई डिस्प्यूट नहीं, वो फिक्स है कि 395, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में आपसे नहीं पूछा है कि हाउ मेनी आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट टाइम, ठीक है, क्योंकि और अगर कहीं मान लीजिए पूछ भी लेता है तो इसकी पूरी श्योरिटी है कि यूपीएससी में तो कभी नहीं पूछेगा। वनडे एग्जाम जो बाकी सब होते हैं, सब चीज जो उस समय भले पूछ ले, क्योंकि उस समय इस तरह का सवाल पूछता है, यूपीएससी इस तरह के सवाल को नहीं पूछती है जहां पर की श्योरिटी ना हो, है ना। तो इसलिए यहां पर इस तरह का कोई सवाल आपसे नहीं पूछा जाता है। तो वो जब भी पूछेगा वो बेसिक का ही पूछेगा आपसे, बेसिक के बाहर का इसमें नहीं पूछेगा। हाँ, अमेंडमेंट पूछ सकता है आपसे कि इस अमेंडमेंट से क्या जुड़ा है या इस अमेंडमेंट से क्या हो, तो करंट के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, करंट से रिलेट करके आपको वो पूछ सकता है, तो वहां पे आपसे वहां वो चीज पूछा जा सकता है। लेकिन ये चीज आपको जब भी पूछा जाएगा तब बेसिक में पूछा जाएगा और बेसिक में किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज जो बन के तैयार हुआ, तो इसमें कहा जाता है कि लगभग 64 लाख रुपया ना, लगभग 64 लाख रुपया जो था वो भारत के संविधान बनने पर खर्चा आया था। और इसलिए गांधी जी कह रहे थे कि पाकिस्तान को भी पैसा दे दो, है ना,
पाकिस्तान को भी संविधान बनाने के लिए पैसा गांधी जी दिलवाए थे यहाँ से लड़ झगड़ करके, है ना, कि उसको भी पैसा दे दीजिए, उसका भी अधिकार बनता है। तो 64 लाख रुपया भारत के संविधान के बनाने पर खर्चा आया था, क्योंकि बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी और इसके अलावा इसके बहुत सारी समितियां थी, उसके मेंबर्स थे, है ना, तो तमाम तरह के खर्चे आए थे। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनकर तैयार हुआ, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखिए बेसिक डिफरेंस ये है कि आर्टिकल जो है वो आपको ऑर्डर टू ऑर्डर चीजों को बताया हुआ है ना। पार्ट से अगर समझे तो पार्ट में सब्जेक्ट हो गया कि ये विषय हो गया पार्ट में, जैसे कि पहला पार्ट है संघ और उसके प्रदेश। ठीक है, अब संघ और प्रदेश को वन वो डिस्कस किए हुए हैं कि संघ और प्रदेश में आर्टिकल 1 कहता है कि भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ है ना, मतलब कि क्लैरिफाई किए हुए हैं। ठीक है, और जो अनुसूची है वो संबंधित भाग के विषय को जो है वो वहां पर एक लिस्ट दे देता है। जैसे कि अनुसूची 1 है, तो अनुसूची 1 में क्या है, तो जितना आपका अभी 2019 में ही यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा था पीटी में कि अगर राज्यों की स्थिति में किसी प्रकार का कोई बदलाव होता है तो किस अनुसूची को संशोधित करना पड़ेगा, तो अनुसूची 1, क्योंकि अनुसूची 1 में राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची होती है। जैसे अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये उसमें लिखा हुआ है। अगर कोई बदलाव हो जाता है, सरकार कोई बदलाव कर देती है, किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना देती है या किसी केंद्र शासित प्रदेश को राज्य बना देती है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि तुरंत अनुसूची को ठीक करना पड़ेगा, एक संख्या तो बढ़ा देना पड़ेगा या एक संख्या घटा देना पड़ेगा। तो जो पार्ट है उसमें एक स्पेसिफाई सब्जेक्ट होता है, आर्टिकल में क्या होता है तो उसको स्पेसिफाई किया जाता है 1 to 1, और जो शेड्यूल होता है उसमें उस विषय का पूरा लिस्ट होता है, पूरा मामला होता है कि उसमें क्या क्या चीजें होनी है। तो इस प्रकार से जुड़ाव सबका एक ही चीज से होता है, लेकिन उसमें सब में क्या है कि क्लैरिफिकेशन होता है, एक विषय को गंभीरता के साथ उसमें समझाया जाता है। पार्ट हो गया कि सब चीज को एक साथ रख दिया, और आर्टिकल हो गया कि उसको क्लैरिफाई कर दिया, और अनुसूची हो गया कि उसको एक लिस्ट के तौर पे आपको उपलब्ध करा दिया। इस प्रकार से ये तीनों यहां पर काम करता है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और इसके आगे बात करेंगे। ठीक है, हाँ कल होगी क्लास। कल कौन सा दिन है? अल्टरनेट चलता है ना आप लोगों का? क्या